Assalamu alaikum, dear students. First of all, I would like to congratulate all of you on you of the celebration of Eid al-Fitr. Hope that you might have enjoyed it at home in a nice way. Our previous topic for discussion was what are the provisions to ensure free and fair elections. And today we will try to discuss the topic explain the election procedure prevalent in India of class 11th. हमारे यहाँ तक हो गया कि इलेक्शन सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं, उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन होता क्या है, उसके पावर्स क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि इलेक्शन प्रोसीजर प्रिवेलेंट इन इंडिया। हिंदुस्तान में चुनाव जो भी है, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, चाहे वो असेंबली स्टेट असेंबली के चुनाव हो किस तरह से, या हम लोकल बॉडीज़ की बात करें, जो भी इलेक्शंस हो वो किस तरह से यहाँ पे होता है, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मैंने आपसे ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन इज़ द बॉडी हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर conducting free and fair election. So this task is done by the election commission. And the first one is a delimitation of constituencies. सबसे पहले इलेक्शन सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसीज को बढ़ाते हैं। यानी पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि जब हम जनरल इलेक्शन की बात करेगी 1952 में जब पहले चुनाव हुए थे, उस वक्त 400 कुछ ही सीटें हमारे यहाँ लोकसभा में थी। प्रेजेंटली द नंबर इज 543. It means day by day the number or the constituencies are increasing. It is done by the delimitation of constituencies. यहाँ पे देखते हैं कि किसी एरिया को निगलेक्ट तो नहीं किया गया, हर एक एरिया को टच करते हैं, हर एक रीजन को टच करते हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे देते हैं, जिस वजह से हर एक पब्लिक ओपिनियन जो है उसको कंसिडर किया जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट टास्क done by election commission during election, delimitation of constituencies, यानी constituencies को बढ़ा दिया जाता है। And the second one is list of voter. क्योंकि जब सेंसस होता है अकॉर्डिंगली फिर वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है। हर एक जगह आपने देखा होगा, आपके घरों में भी आते होंगे, और वहाँ पे सेंसस के दौरान वहाँ लिखते हैं कि डेथ्स बर्थ्स के बारे में रिकॉर्ड्स हमें उनको देना पड़ता है। सो अकॉर्डिंगली दे आर प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट। एक वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है, इससे हमें पता चलता है कि देश में एलिजिबल वोटर्स कितने हैं। एक होगी पॉपुलेशन इन प्रेजेंट इन इंडिया द पॉपुलेशन इज 130 करोड़. सो it does not mean that they are voters, they are all eligible voters, क्योंकि इसमें कुछ माइनर्स भी होंगे बिलो 18। तो इस तरह से ये चीज़ें मद्देनजर रखी जाती है कि वोटर लिस्ट तैयार करते वक्त एक आइडिया सा मिलता है कि हमारे पास वोटर्स कितने हैं। सो अकॉर्डिंगली उनको फिर पोलिंग स्टेशन वगैरह तामीर करने पड़ते हैं, वो सेटअप करने पड़ते हैं। एंड द थर्ड वन इज रिक्रूटमेंट ऑफ इलेक्टोरल स्टाफ एंड देयर ट्रेनिंग। और अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है कि इनको जब एक वोटर लिस्ट प्रिपेयर होता है, उनके पास तो ये देखते वोटर्स कितने हैं, फिर पोलिंग स्टेशन उसी हिसाब से बनाए जाते हैं, तो उसी हिसाब से स्टाफ को तैनात किया जाता है। अगर हमारे पास इतने पोलिंग स्टेशन आ गए तो हमें स्टाफ की कितनी ज़रूरत है, फॉर अकॉर्डिंगली वो रिक्रूट करते हैं स्टाफ को, चाहे वो पोलिंग ऑफिसर्स हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हो, रिटर्निंग ऑफिसर्स हो, इन सब को तैनात किया जाता है। और अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद इनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आपको कल पोलिंग के दौरान वहाँ पे होंगे तो आपको किस तरह से वहाँ काम करना है, किस तरह से
वोटिंग मशीन चलानी है, बहुत सारी गाइडलाइंस इनको ट्रेनिंग के दौरान मिलती है, जो कि सारा कुछ इलेक्शन कमीशन सेट करता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर। अब अकॉर्डिंगली एक डेट पहले फिक्स किया जाता है कि फलानी डेट इलेक्शन होगा या ऐसे फेज वाइज इलेक्शन होगा। इसके लिए एक अच्छे से मतलब जिस तरह से बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए डेट शीट निकलता है, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्शन के लिए फेज वाइज डेट निकलता है कि किस इलाके में किस जगह किस डेट पे इलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें मुकर्रर की जाती है और अकॉर्डिंगली फिर लोगों से कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज से कैंडिडेट से नाउ दे आर एलिजिबल टू फिल देयर नॉमिनेशन पेपर्स, और नामजदगी के कागजात लेते ये लोग आ जाते और वहाँ अपने कागजात भरते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज विड्रॉवल ऑफ पेपर्स। और जब ये नॉमिनेशन पेपर्स भरते हैं उसके साथ ये वहाँ पे एक डेट फिक्स की जाती है कि विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको इफ़ यू वांट टू विड्रा फ्रॉम इलेक्शन सो यू कैन, मतलब लेकिन वो डेट जो है विद इन दैट पीरियड ऑफ विड्रा कर सकते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि नॉमिनेशन पेपर भरते हैं या नॉमिनेशन पेपर भरने के बाद घर पहुंच के ही बोलते हैं कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कहते हैं कि आपको इलेक्शन में खड़ा नहीं होना था, आप वापस ले लीजिए अपने कागजात। तो उस तरह से एक डेट उनको दी जाती है, विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम दे कैन विड्रॉ दीज नॉमिनेशन पेपर्स। एंड द लास्ट वन इज सिक्योरिटी एंड ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जिन लोगों ने नामजदगी के कागजात भरे हैं इलेक्शन में खड़े होने के लिए, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके पेपर्स को सिक्योरिटाइज किया जाता है। तो वहाँ पे देखा जाता है कि ये बंदा जो है ये सही तरीके से इलेक्शन में एलिजिबल है, क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, क्या इसकी कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं, क्या कोई जॉब तो नहीं कर रहा या और काम के साथ मैं नहीं कर रहा, स्पेशली वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें या कोई और ऑब्जेक्टिव्स कोई और रिकॉर्ड तो ख़राब है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डाइज की जाती है थ्रू इलेक्शन कमीशन। तो इस तरह से अब इन्हें लगता है कि कोई कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं है, इसका नाम कार्ड दे वहाँ पे उनको किया जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपको ये एलिगेशन वगैरह है, आप में ये खामियां हैं, आप में ये ड्रॉबैक्स है, इस वजह से हमने आपको नामजदगी जो है ये रिजेक्ट कर लिया। फिर इसके पास एक फिक्स्ड डेट आ जाता है कि हमारे पास आप कितने कैंडिडेट्स हैं और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड नाउ दे आर हैविंग फिक्स्ड नंबर्स। तो इसके बाद क्या होता है, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता चला कि मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, देन दे स्टार्ट प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा क्या होता है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो जो है उसको हर जगह पे दोहराते हैं, अपनी पॉलिसी को वहाँ पे दोहराते हैं कि आपने देखा होगा बाय इलेक्शन क्या हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाती है, वो कहती है कि हम आपके लिए ये करें, वो कहते हैं कि हम आपके लिए वो करें। तो इस तरह से इनका जो मैनिफेस्टो होता है, जैसे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे 2009 में या उससे पहले जो चुनाव हुए थे 2015 में, जो कि बीजेपी का मैनिफेस्टो ही था कि रेडिकेशन ऑफ आर्टिकल 370, उन्होंने हर जगह जो कैंपेन चलाई इलेक्शंस के दौरान, प्रोपेगेंडा के दौरान, उन्होंने कहा कि मेन मकसद है कि एक देश में दो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रह सकती, एक देश में दो फ्लैग्स नहीं रह सकते। तो इस तरह से उन्होंने आर्टिकल 370 को रिमूव किया, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी थी, वो उनका मैनिफेस्टो था, वो उनका प्रोग्राम था। तो इस तरह से हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वाइड इलेक्टोरल कैंपेन है जो वो प्रोपेगेंडा जो करते हैं
स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो अपने एम ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी के बयान करते हैं, वो अपने प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं। ये सारे काम जो है ये अंजाम देता है इलेक्शन कमीशन। ओके, थैंक्स।